हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएम ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसका थर्ड टॉपिक है नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम किसे कहते हैं, किस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है और इनमें से कौन सा ऐसा मेथड, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारी कंट्री के लिए, इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बेटर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेशनल और स्टेट पार्टीज़ कौन सी होती हैं, ओके। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये रजिस्टर्ड पार्टीज़ को हम किस तरीके से रिकग्निशन मिलता है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इन पार्टीज़ को रिकग्निशन यानी कि मान्यता देने की कोशिश करता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि नेशनल पार्टीज़ हम किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम आज के सिस्टम को देखें, मतलब कि लेटेस्ट पब्लिकेशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के हम डेटास पर जाएं, तो हम ये देखेंगे कि आज के समय में के हिसाब से इंडिया में टोटल नंबर ऑफ पार्टीज़ जो रजिस्टर्ड हैं वो 2598 हैं, विद 8 नेशनल पार्टीज़, 52 स्टेट पार्टीज़ एंड 2538 अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं। मतलब एज पर एज लेटेस्ट पब्लिकेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the total number of parties registered was 2598 with 8 national parties, 52 state parties and 2538 unrecognized parties। बच्चों देखिए, संख्या बहुत बड़ी है। जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टीज़ होती हैं उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए यानी कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के पहले अपना एक सिंबल रखना पड़ता है जो कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफ़र किया जाता है। अब देखिए, जो नेशनल पार्टीज़ की हम बात करते हैं, जितनी भी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि उनको कम से कम मान्यता या उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर होनी चाहिए और कम से कम 6% वैलिड वोट्स वो जनरल इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में कम से कम उन्होंने पाया हो। आप देखिए, दो तरीके से हम इस कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं, नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़। जब नेशनल पार्टीज़ की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं 6% वैलिड वोट्स इन 4 स्टेट्स में होने चाहिए, या तो कम से कम लोकसभा में उन्होंने 4 सीट जीती हों, ठीक है, या 2% सीट्स इन लोकसभा एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। ये उनकी पहली क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल की पार्टी की बात करें तो सेम थिंग उनके साथ भी होता है। 6% उनको वैलिड वोट्स स्टेट में मिलने चाहिए और 2 सीट उनको असेंबली में जीतना ज़रूरी है। अगर वो ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर पाते हैं तो या तो उनको कम से कम 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिले या 3 सीट्स असेंबली में मिले या इससे अधिक सीट्स मिले, तभी वो क्या कहला सकते हैं, स्टेट पार्टी का दर्जा पा सकते हैं। और इसी के हिसाब से उनको रिकग्निशन स्टेट पार्टी का या नेशनल पार्टी के हिसाब से मिलता है। देखिए, नेशनल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो कई हमारी पॉलिसीज़ होती हैं जिसके हिसाब से हम उनको डिसाइड करते हैं। पहले के ज़माने में, जो आपने शुरुआत में काफ़ी समय में देखा होगा, तो शुरुआती समय में हमारे पास 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, बट आज ये संख्या 8 हो गई है, मतलब 8 हो गई है। इनमें से कुछ नेशनल पार्टीज़ में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, इस तरीके से जो पार्टीज़ हैं वो हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। रिकग्नाइज्ड पार्टी का मतलब होता है मान्यता प्राप्त पार्टी।
मान्यता प्राप्त का मतलब होता है जैसे हम अपने जीवन में या किसी तरीके से कुछ काम करते हैं तो हम किसी चीज़ को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उनको भी इलेक्शन कमीशन के पास अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और उसी के बेसिस पर उनको सिंबल भी एक अलॉट किया जाता है जिससे कि उनकी पहचान उनके सिंबल और उनकी पार्टी के नाम से होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमेशा एग्ज़ाम में पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिटेल के बारे में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं सबसे पुरानी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसको जनरली लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना जब फाउंडेशन हुआ था 1885 में हुआ था, यानी कि हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं थी। सबसे पुरानी पार्टी है ये हमारी कंट्री की। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो ये कई डिकेड्स तक भारतीय राजनीति में केंद्र और राज्य स्तर पर इसने अहम भूमिका निभाई है। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक सेटअप पर आधारित है। इसका इम्पॉर्टेंट जो एम्फेसिस है, इनका काम है, इनकी जो प्लानिंग है वो मोस्टली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है और ये चाहते हैं कॉमन पीपल का बहुत अधिक पार्टी सपोर्ट करना चाहती है। राइट हैंड यानी कि जो दाहिना हाथ है वो इस पार्टी का सिंबल है, चुनावी चिन्ह जिसको हम कहते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी बहुत बड़ी पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि शॉर्ट में इसको हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन है ये अक्टूबर 21 में 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। पहले ये जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, बट जब इसकी मेन स्थापना, जब ये मेन बिल्कुल अलग हो करके बीजेपी के नाम से आई, तब ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1998 के बाद धीरे धीरे जो इसका स्तर था वो काफ़ी हद तक बढ़ता गया। इसके कई, आज आप देख सकते हैं आज के प्रेजेंट सिनारियो में इसके कई इम्पोर्टेंट लीडर जैसे कि राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, इस तरीके से कई इम्पोर्टेंट लीडर हैं जो इस समय कह सकते हैं कि आप इम्पोर्टेंट पोस्ट पर भी हैं। ये जो पार्टी है ये इंडियन नेशनलिज्म में या कह सकते हैं हिंदू नेशनलिज्म में भी बिलीव करती है और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म, इसका जो आइडियाज़ हैं वो सोशल कंजर्वेटिज्म साइड्स के हैं, जिससे कि इसका जो मेन एम है वो आम नागरिकों को काफ़ी हद तक फ़ायदा और उनके लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करने पर आधारित है। उसके बाद हम एक पार्टी पर आते हैं, बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना जो है 1984 में काशीराम जी ने की थी। ठीक है, और इनका मेन जो वर्क है या पार्टी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जितने भी हमारे रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि पॉलिटिकल पोजीशन पाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास करने के लिए ये लगी रहती है और ये दावा भी करती है कि हम उन लोगों को, जो हमारे माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोग हैं, उनको काफ़ी हद तक उनको अच्छी पोजीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिलाने की कोशिश करेंगे। इनके जो आइडियाज़ हैं, इनकी जो टीचिंग्स हैं वो आप कह सकते हैं महात्मा फूले, साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नाइकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर से प्रभावित हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं CPI की। अगर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, इसका जो फॉर्मेशन है वो 1925 में हुआ था। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की में, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है और ये सेशनिज्म और कम्युनलिज्म का विरोध करती है। इसने काफ़ी हद तक जो वर्किंग क्लास पीपल थे, फार्मर्स थे, पुअर थे, उनके फ़ायदे के लिए CPI ने बहुत ज़्यादा वर्क किया। ये बाद के सालों में कह सकते हैं धीरे धीरे, शुरुआत में तो ये काफ़ी हद तक इस पार्टी ने बहुत अच्छी अपनी पोजीशन डेवलप की थी, बट धीरे धीरे जो इसकी पोजीशन थी वो काफ़ी बाद में क्या होने लगी, कम होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। उसके बाद हम आते हैं CPI।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, इसका जो स्थापना है, फाउंडेशन है, वो 1964 में हुआ था। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है। ऑल्सो इट सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड ऑल्सो अपोज द इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस सभी को प्रोवाइड करना। इसका सबसे अधिक जो इसको सपोर्ट मिलता है वो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और केरला की जगह पर है। ये फॉरेन कैपिटल जो सबसे अधिक हम कहते हैं कि बाहर की कंट्रीज से रिलेटेड होता है, उसका अपोज करती है इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ का, और कंट्री में कह सकते हैं आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहती है। उसके बाद हम आ जाते हैं NCP पर, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो शरद पवार जी हैं, बट जब इसका फाउंडेशन हुआ था तो इसके फाउंडर मेंबर शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर जी थे। इसका फाउंडेशन जो हुआ था वो 10 जून 1999 में हुआ था। ये पार्टी लगभग 21 साल पुरानी है। ये भी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर के बनी थी। इसकी आइडियोलॉजी जो है वो लिबरलिज्म पर आधारित है। अब हम आ जाते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर। ये 7वीं पार्टी ऐसी थी जो नेशनल पार्टी का इसको दर्जा मिला। इसकी जो चेयरपर्सन है वो ममता बनर्जी हैं, जनरल सेक्रेटरी सुब्रता बख्शी जी हैं, लोकसभा लीडर सुदीप बंदोपाध्याय हैं, राज्यसभा लीडर डेरेक ओब्रायन हैं। ये भी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई थी और ये 22 साल पुरानी लगभग पार्टी है, जिसका फाउंडेशन ममता बनर्जी के द्वारा 1 जनवरी 1998 को हुआ था। इस पार्टी को 2016 में नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद हम आते हैं 8वीं सबसे बड़ी पार्टी, जिसको हम नेशनल पीपल्स पार्टी NPP के नाम से जानते हैं। जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, इट इज़ अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, दो इट्स इन्फ्लुएंस इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। This party was founded by PA Sangma after its exclusion from the NCP in July 2012. It was accorded national party status on 7th June 2019. यानी कि इसको 7 जून 2019 में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉनरेड संगमा जी हैं, लोकसभा लीडर अगस्था संगमा हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो फाउंडर हैं वो PA संगमा हैं। ये पार्टी लगभग 7 साल पुरानी है, बट जिसको मान्यता 2019 में नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के रूप में मिली। अब हम इसके बाद आते हैं बच्चों स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ में। ऑलरेडी जैसे हम डेफिनेशन में पहले ही देख चुके हैं कि स्टेट पार्टी के लिए रिकग्निशन पाने के लिए भी ज़रूरी है कि उसको कम से कम 6% वोट्स मिले और कम से कम 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि असेंबली इलेक्शंस में उसको जीतनी चाहिए, तभी वो पार्टी स्टेट पार्टी रीजनल पार्टी के रूप में रिकग्नाइज्ड हो सकती है। यहाँ पे कई ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, ऑल इंडिया NR कांग्रेस हो गया। इस तरीके से कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको हम स्टेट लेवल पे भी रिकग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा देते हैं या उनको हम उस नाम से जानते हैं। जैसे आप समाजवादी पार्टी, कितनी तरीके की ऐसी पार्टीज़ हैं जो स्टेट पार्टीज़ के नाम से रिकग्निशन पाई हैं।